एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, 15 साल का एक लड़का पहाड़ की गुफा में रहता है। उसको सोने के लिए पत्थर का बिस्तर मिला है, घर परिवार का कोई ठिकाना नहीं है। उसके पिता को गद्दारी वाली तख्ती पहनाकर घुमाया गया है, फिर एक दिन जेल भेज दिया गया। उसकी माँ लेबर कैंप में काम करती है और बहन की अचानक मृत्यु हो चुकी है। फिर गाँव वाले हर दिन ताना मारते हैं, वे उसे गद्दार का बेटा कहते हैं। उससे हर दिन मजदूरी करवाई जाती है और ये प्रोसेस 7 वर्षों तक चलता है। लेकिन ना तो उस लड़के की हिम्मत टूटती है और ना ही सपना। इस जिल्लत से छूटते ही वो अपने मकसद पर लग जाता है। कहता है, मुझे अपने देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना है, न भूतो न भविष्यति, न मेरे जैसा कोई हुआ और ना कोई हो पाएगा। इस घटना को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दरमियान सिक्का पूरी तरह पलट चुका है। वो लड़का अपने देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन चुका है। उस लड़के को दुनिया शी जिनपिंग के नाम से जानती है, द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या है शी जिनपिंग की कहानी? उनके परिवार को लोग गद्दार क्यों कहते थे? जिनपिंग ने खोया रुतबा कैसे हासिल किया? उन्होंने चीन को ताकतवर कैसे बनाया? और जिनपिंग का असली मकसद क्या है? चलिए शुरू करते हैं। शी जिनपिंग 15 जून 1953 को बीजिंग में पैदा हुए थे। तब तक चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी। अक्टूबर 1949 में माओ जेडोंग ने चीन की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसने चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया था और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी देश की सरकार बन गई थी। माओ की क्रांति से पहले चीन में कुओमिंतांग पार्टी की सरकार थी। क्रांति के बाद वे फार्मोसा द्वीप चले गए थे। इस द्वीप को ताइवान भी कहते हैं। जब जिनपिंग पैदा हुए उस वक्त चीन काफी गरीब और पिछड़ा था। उस दौर में 20% बच्चे जन्म के समय ही मर जाते थे। लोगों का औसत जीवन काल 45 साल के आसपास था। लिटरेसी रेट 30% से भी कम था। चीन की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी। 90% लोग गांव में बसते थे और वहां कुछ बरसों के अंतर में अकाल पड़ता रहता था। यानी उन दिनों जिंदगी मुश्किलों और अभावों से भरी हुई थी। लेकिन जिनपिंग को कुछ भी झेलना नहीं पड़ा था। उनके पिता शी जोंगशुन सरकार का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट चलाते थे। वो माओ के सबसे करीबी लोगों में से थे। उन्होंने बुरे दिनों में माओ का साथ दिया था, उनके साथ क्रांति में भी हिस्सा लिया था। इसका उन्हें फायदा मिला। उनको पार्टी और सरकार में बड़े पद दिए गए। 1959 में वो चीन के वाइस प्रीमियर बन चुके थे। उनकी फैमिली जोंगनाई में रहने लगी थी। ये बीजिंग का एक खास कंपाउंड था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स रहा करते थे। इसी कंपाउंड में माओ जेडोंग का घर भी था। जोंगनाई की दुनिया बाकी चीन से एकदम अलग थी। वहां रहने वालों को किसी चीज की चिंता नहीं करनी थी। उन्हें सबसे बेहतर सुविधाएं मिलती थी। शी जिनपिंग का बचपन शाही अंदाज में बीता। उन्हें एलीट बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिला। वहां उनको लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन अचानक इसमें ब्रेक लग गया। 1962 में उनके पिता शी जोंगशुन माओ जेडोंग की नजरों से उतर गए। दरअसल उन्होंने एक ऐसी किताब का समर्थन किया था जिसके कुछ हिस्सों में माओ की आलोचना थी। इतनी सी बात उन पर भारी पड़ गई। उन्हें वाइस प्रीमियर के पद से हटा दिया गया। उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। उनको कम्युनिस्ट पार्टी और क्रांति का दुश्मन बताया जाने लगा। फिर उन्हें एक फैक्ट्री में मजदूरी करने भेज दिया गया। लेकिन दुश्वारियां खत्म नहीं हुई थी। 1966 में माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। इसका मकसद पुरानी प्रथाओं, पुरानी संस्कृति, पुरानी आदतों और पुराने विचारों को खत्म करना था। यह असल में माओ का कमबैक प्लान था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की ट्रेजेडी माओ पर भारी पड़ी थी। पार्टी के अंदर उसको चुनौती देने वाले नेता खड़े होने लगे थे। माओ ने उन सबको एक झटके में खत्म करने की साजिश रची। उसकी अपील पर लाखों नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़कर रेड गार्ड्स में शामिल हो गए। वो क्रांति के कथित दुश्मनों को मिटाने लगे। वे किताबों, मंदिरों, ऐतिहासिक इमारतों, पेंटिंग्स, आर्टवर्क्स आदि को जलाने लगे। उन्होंने प्रोफेसर्स, नेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों आदि को सरेआम जलील किया। वे उनकी परेड निकालते थे और उन्हें पब्लिक में सजा भी देते थे। कईयों को तो पीट पीट कर मार दिया गया था। इस दौरान शी जोंगशुन भी निशाने पर आए। रेड गार्ड्स ने उनको फैक्ट्री से किडनैप कर लिया। उनके गले में तख्ती लटकाकर घुमाया गया। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। जोंगशुन को जेल में सबसे अलग थलग रखा गया था। इस बीच उनके घर को तोड़ दिया गया। उनकी पत्नी को लेबर कैंप जाना पड़ा। एक बेटी ने अपनी जान ले ली और उनके बेटों को अक्सर अपमानित किया जाता था। जोंगशुन पर इसका गहरा असर पड़ा। जेल में उनको मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी थी। वो अकेले में अक्सर रोया करते थे। जब कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब शी जिनपिंग महज 13 साल के थे। लेकिन उन्हें बख्शा नहीं गया। उनको गद्दार का बेटा कहा गया। बोर्डिंग स्कूल से निकाला जा चुका था। उनकी जिंदगी आम लोगों जैसी हो चुकी थी। हर वक्त उन पर नजर रखी जाती थी। कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता था। फिर आता है 1968 का साल। उस साल माओ ने एक नया शगुफा छोड़ा। उसने कहा कि शहरों के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें गांव जाकर किसानों से सीखना चाहिए। इस कैंपेन को डाउनसाइड टू द कंट्री साइड मूवमेंट कहा गया। इसमें लगभग 2 करोड़ युवाओं को खेतों में काम करने भेजा गया। इसमें शी जिनपिंग भी थे। उनको 1969 में लियांगजी गांव में रखा गया। गांव वालों को पहले ही बता दिया गया था लड़का गद्दार का बेटा है, इस पर निगरानी रखनी है। जिनपिंग को रहने के लिए गुफा दी गई थी। उसमें पत्थर का स्लैब रखा था। उनको उसी पर सोना था। खाने में रूखा सूखा मिलता था। सुबह सुबह उन्हें खेत पर निकलना होता था। इसके बाद उनको अपमान भी झेलना पड़ता था। गद्दारी का टैग उन पर पहले से चस्पा था। जिनपिंग ने एक बार भागने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया। इसके बाद और सख्ती होने लगी। ऐसे लड़कपन का 2 ही तरह से फ्यूचर हो सकता है, या तो हार मान लो या अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि सिस्टम तुम्हारे इशारों पर चले। शी जिनपिंग ने दूसरा वाला रास्ता चुना। उनके मन में एक बात बैठ गई थी, ईमानदार या बेगुनाह होना अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है। वफादार या क्रांति का नायक होना भी सफलता की कुंजी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज आपको ऊपर लेकर जाएगी, वो है पावर। इतनी पावर कि आप रूल बना सके और अपनी मर्जी से उन्हें बिगाड़ भी सके।
उन्हें पता था सिस्टम बेहद जालिम होता है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए अन्याय सहने से बेहतर है तुम खुद सिस्टम बन जाओ। यांगझी में जिनपिंग ने पूरा ध्यान खेती पर लगा दिया था। उन्हें जो कहा जाता था वो बिना सवाल जवाब के पूरा करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें अपना लिया, लेकिन जिनपिंग हमेशा वहां नहीं रहना चाहते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप के लिए लगातार अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें कम से कम 10 बार रिजेक्ट किया गया। 1974 में जब उनको मेंबर बनाया गया तब वो 21 साल के हो चुके थे। वो उस पार्टी में जाना चाहते थे जिसने उनके परिवार को गुर्बत में धकेला था और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था। बहरहाल 1975 में जिनपिंग को लियांगझी से निकलने की इजाजत मिल गई। उन्हें शिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला। जिनपिंग ने वहां से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1979 में उनको डिग्री मिली। तब तक चीन में माओ का दौर बीत चुका था। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई थी। उसके वफादार या तो जेल में थे या मारे जा चुके थे। जिन लोगों को माओ ने जेल भेजा था वे पावर में आ चुके थे। जिनपिंग के पिता शी जोंगशुन की भी वापसी हो चुकी थी। उनको फिर से लीडरशिप का हिस्सा बनाया गया। उन्हें खोया रुतबा वापस मिला, लेकिन जिनपिंग की मंजिल और भी बड़ी थी। चीन के नए लीडर का नाम था डेंग जियाओपिंग। माओ ने उनको 2 बार पर्ज किया था, लेकिन वो किसी तरह बच गए थे। माओ की मौत के बाद वो सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे। उन्होंने पार्टी और सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली। डेंग का काम करने का तरीका माओ से एकदम उलट था। माओ को कैओस, क्रांति और दिखावा पसंद था। डेंग की दिलचस्पी थी रिजल्ट्स में। वो कहते थे जब तक बिल्ली चूहे पकड़ रही है तब तक ये मैटर नहीं करता कि वो सफेद है या फिर काली। मतलब ये कि विचारधारा से फर्क नहीं पड़ता, जिस चीज से काम निकलता हो उस पर ध्यान दो। डेंग को जब सत्ता मिलती है, चीन की हालत उस वक्त काफी खस्ता थी। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन ने देश को गर्त में पहुंचा दिया था। अर्थव्यवस्था रेंग रही थी। चीन की पर कैपिटा इनकम भारत से भी कम थी। भारत की तुलना में चीन में ज्यादा लोग गांव में रहते थे। करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। डेंग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी बीच नवंबर 1978 में वो सिंगापुर के दौरे पर गए। वहां उन्होंने देखा कि चीनी मूल के लोग काफी बेहतर जीवन जी रहे हैं। वहां का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लोगों के पास अच्छे घर थे, सिंगापुर में विदेशी निवेश आ रहा था, फैक्ट्रियां लग रही थी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी तेजी से ऊपर जा रहा था। जबकि सिंगापुर में एक ही पार्टी का कंट्रोल था। इसके बावजूद उसने तरक्की हासिल की थी। डेंग को लगा कि ये चीन में भी संभव हो सकता है। माओ के समय में प्रॉफिट कमाने और प्राइवेट कंपनी को संदेह से देखा जाता था। डेंग ने इसको बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए शेंजन को चुना। ये गांव हांगकांग बॉर्डर के पास था। यहाँ मुश्किल से 1 लाख लोग रहते थे। ज्यादातर आबादी मछलियों पर निर्भर थी। जैसे ही डेंग ने शेंजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और विदेशी कंपनियों को काम करने की इजाजत दी, वहां चमत्कार हो गया। कुछ ही वर्षों में शेंजन दुनिया का टेक कैपिटल बन चुका था। वहां की आबादी 2 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। शेंजन की सफलता के बाद डेंग ने और भी कई जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। उन्होंने चीनी स्टूडेंट्स को अमेरिका और यूरोप भेजा और उन्हें लौटकर चीन में काम करने के लिए इंस्पायर किया। डेंग की पॉलिसीज ने चीन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक पेड़ की बुनियाद रखी थी, वो पौधा अब बरगद बन चुका था। 2010 में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। उसकी नजर अब पहले नंबर पर है। चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। उसको दुनिया का वर्कशॉप कहा जाता है। डेंग ने इकोनॉमी में तो कमाल किया ही, उन्होंने राजनीति में भी थोड़ी ईमानदारी लाने की कोशिश की। डेंग ने माओ का कल्ट देखा था, इसलिए उन्हें लगता था कि एक आदमी के हाथ में पूरे देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1982 के संविधान में कुछ बंदिशें लगाई गई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 2 टर्म्स की लिमिट तय की गई। फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर बॉडी है। इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, साथ में एक कुर्सी चीन के राष्ट्रपति के पास रहती है। डेंग के रिफॉर्म में यह भी तय हुआ कि हर 10 साल में लीडरशिप को बदला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चीन में लोकतंत्र आने वाला था या आम लोगों को अपना लीडर चुनने का कोई अधिकार ही मिलने वाला था। इसकी सबसे बड़ी झलक जून 1989 में दिखी। तब तियानमेन स्क्वायर में बैठे नौजवानों ने बुनियादी अधिकार मांगे। सरकार ने उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए। यही डेंग जियाओपिंग का मॉडस ऑपरेंडी था। उनका मानना था कि पार्टी ही सबके लिए अच्छा या बुरा तय कर सकती है। इसमें विरोध या आलोचना के लिए कोई जगह नहीं थी। खैर, तियानमेन नरसंहार के बाद डेंग ने कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने 10 साल में लीडरशिप बदलने वाला वादा निभाया था, लेकिन जब तक जो जिंदा रहे सरकार उनका अप्रूवल लिए बिना कोई काम नहीं करती थी। डेंग ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जियांग जेमिन को चुना था। जियांग पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी भी मिल गई। चीन में जनरल सेक्रेटरी का पद राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर होता है। उसके लिए कोई टर्म लिमिट भी नहीं है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म्स का लिमिटेशन था और आमतौर पर दोनों कुर्सी एक ही व्यक्ति के पास रहती थी, इसलिए माना गया कि जनरल सेक्रेटरी भी 2 टर्म्स के बाद हट जाएंगे। जियांग जेमिन और हु जिनताओ दोनों ने ये परंपरा निभाई, लेकिन 2012 में कहानी बदलने वाली थी। उस साल नवंबर में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। मार्च 2013 में उनको राष्ट्रपति का पद मिला। कायदे से उन्हें मार्च 2023 तक कुर्सी छोड़ देनी थी, लेकिन डेडलाइन बीते 3 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। जिनपिंग दोनों पदों पर बने हुए हैं। उन्होंने ताउम्र कुर्सी पर बने रहने का इंतजाम भी कर लिया है। इस मामले में वो माओ जेडोंग को भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। शिंगहुआ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद शी जिनपिंग पार्टी में फुल टाइम काम करने लगे। वो प्रिंसलिंग या राजकुमारों के कुनबे से थे। प्रिंसलिंग का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं के बच्चों के लिए होता था। ये बच्चे आगे चलकर पार्टी की लीडरशिप संभालने वाले थे। जिनपिंग के पिता जोंगशुन भी सीनियर नेता थे।
डेंग के दौर में वो सरकार में लौट आए थे, पार्टी उन पर फिर से भरोसा करने लगी थी। इसने जिनपिंग का काम आसान कर दिया। उन्होंने कुछ समय डिफेंस मिनिस्टर गेंगबाओ के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, फिर हेबेई में पार्टी का कामकाज देखने लगे। 1985 में उनकी पोस्टिंग फुजियान प्रांत में हुई, वहां वो 17 वर्षों तक रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई। 1999 में उनको फुजियान का गवर्नर बना दिया गया। 2002 में जिनपिंग को जेजियांग प्रांत भेजा गया, ये चीन के सबसे विकसित इलाकों में से एक था। फिर 2007 में उन्हें शंघाई का पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। शंघाई को चीन का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। शंघाई पहुंचने के बाद उनका सेंट्रल लीडरशिप में आना तय हो चुका था। ये मौका उन्हें बहुत जल्द मिल गया। 2007 में ही उनको पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में शामिल कर लिया गया। जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर लोगों के ग्रुप में जगह बना चुके थे। पार्टी का दुश्मन कहलाने से लेकर पार्टी की टॉप लीडरशिप तक पहुंचने का यह सफर अपने आप में केस स्टडी है। इस दौरान जिनपिंग ने बड़े करीने से अपनी छवि गढ़ी। जिनपिंग को चुपचाप काम करना आता था। वो लंबे चौड़े भाषण देने से बचते थे। उनको खूब पैसे कमाने की चाह नहीं थी। वो किसी को नाखुश नहीं करते थे। वो हर धड़े के लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। किसी के सामने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं करते थे। उनसे मिलने वाले लोगों को अक्सर लगता कि आदमी अपना ही है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जिनपिंग की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सीखा था कि अगर पार्टी में सरवाइव करना है तो अपनी चाल छिपा कर रखो और किसी को दुश्मनी करने की वजह मत दो। इसने उन्हें ऊपर तक पहुंचने में मदद की। 2007 तक वो जनरल सेक्रेटरी की रेस में आ चुके थे। 5 बरस बाद हू जिनताओ को हटना था। उससे पहले एक संभावित उत्तराधिकारी चुना जाना जरूरी था। ये काम पार्टी के सीनियर लीडर्स किया करते थे। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद जिनपिंग को पसंद किया। उनको लगता था कि जिनपिंग उनके वर्चस्व को सिर झुकाकर मान लेंगे और वे स्टेटस को से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। जब जिनपिंग टॉप लीडरशिप में पहुंचे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। हर तरफ लूट मची हुई थी। पार्टी के नेता बेईमानी कर रहे थे। मिलिट्री जनरल घूस लेकर संपत्तियां बना रहे थे। उनका आदर्श या नैतिकता से कोई लेना देना था नहीं। फिर 2012 में एक अजीबोगरीब घटना घटी। इसने चीन में चल रहे भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने ला दिया। फरवरी 2012 की बात है। चीन के चेंगदू स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट में एक पुलिस वाला आया। आते ही उसने शरण मांगी। उसका नाम वांग लजुन था। वो चोंगकिंग प्रांत का पुलिस चीफ था। उसने बताया कि उसके बॉस बो जिलाई की पत्नी ने एक ब्रिटिश उद्योगपति का मर्डर किया है और बो जिलाई इस क्राइम को छिपा रहा है। बो जिलाई उन दिनों चोंगकिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी था। वो भी जिनपिंग की तरह एक प्रिंसलिंग था। उसके पिता डेंग जियाओपिंग के करीबी थे। जुलाई ने एंटी करप्शन कैंपेन चलाकर अपना नाम बनाया था। 2012 में वो पार्टी की कोर लीडरशिप में शामिल होने का बड़ा दावेदार था। वहां वो जिनपिंग को चुनौती दे सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बो जुलाई ने चाओ योंगकांग से हाथ मिला लिया था। योंगकांग पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। उसके पास पुलिस, इंटेलिजेंस, कोर्ट, इंटरनल सिक्योरिटी और सरकारी वकीलों का फुल कंट्रोल था। ये दोनों मिलकर जिनपिंग को लीडर बनाने से रोकने का प्लान बना रहे थे। लेकिन फरवरी 2012 में मर्डर स्कैंडल सबके सामने आते ही उनका प्लान चौपट हो गया। सबसे पहले बो जुलाई के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर केस चलाकर उम्र कैद की सजा दी गई। अब जिनपिंग के सामने कोई चुनौती नहीं बची। नवंबर 2012 में उनका राज तिलक तय था, लेकिन अगस्त में वो अचानक गायब हो गए। पार्टी कुछ बता नहीं रही थी और बाहर किसी को कोई खबर इसकी थी नहीं। पूरी दुनिया असमंजस में थी। बीच में अफवाह उड़ी कि उनको हार्ट अटैक आया है। किसी ने कहा वो घायल हो गए हैं। कोई कह रहा था उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन जिनपिंग जैसे गायब हुए थे 3 हफ्ते बाद वैसे ही प्रकट हो गए। इन 3 हफ्तों में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं है, लेकिन बाद में जो हुआ उसकी एक थ्योरी निकली। कहा गया कि इस दौरान वो पार्टी के वेटरन नेताओं से मिल रहे थे। जिनपिंग ने उनसे कहा, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। भ्रष्टाचार हमें बर्बाद कर देगा। मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने कामकाज में कोई रोक टोक नहीं चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे सकते तो मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता। कई दिनों की बहस के बाद पार्टी वेटरन्स ने हामी भर दी। नवंबर 2012 में जिनपिंग को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। मार्च 2013 में वो राष्ट्रपति भी बन चुके थे। अब वो सिस्टम को अपने इशारों पर नचा सकते थे। जिनपिंग इस पल का इंतजार बरसों से कर रहे थे। उन्होंने ऐसा खेल रचाया कि चीन में हाहाकार मच गया। कुर्सी संभालते ही जिनपिंग ने एंटी करप्शन कैंपेन शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्त वांग किशान को सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन का इंचार्ज बना दिया। ये कमीशन एंटी करप्शन कैंपेन चलाने वाला था। जिनपिंग ने इसकी शक्तियां बढ़ा दी। उन्होंने कहा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमें बाघों और मक्खियों दोनों से एक साथ लड़ना है। मक्खी छोटे मोटे अफसरों को कहा जाता था, जबकि बाघ सीनियर नेता और अधिकारी थे। आमतौर पर एंटी करप्शन कैंपेन में मक्खियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी, लेकिन जिनपिंग ने खेल बदल दिया था। अगले कुछ वर्षों में 15 लाख से ज्यादा पार्टी मेंबर्स और सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 400 से ज्यादा सीनियर नेताओं को कुर्सी से हटाया गया। इसमें कई मिलिट्री जनरल्स भी शामिल थे। पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 35 मेंबर्स को भी पकड़ा गया। यहाँ तक कि डिसिप्लिनरी कमीशन से भी 9 लोगों को हटाया गया। कुछ बड़े नाम जान लीजिए। चाओ योंगकांग, जुलाई 2014 में जांच शुरू हुई। दिसंबर में अरेस्ट किया गया और जून 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पहली बार था जब पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के किसी मेंबर को सजा हुई थी। लिंग जिहुआ, वो पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के सलाहकार थे। उनको उम्र कैद की सजा मिली। शू चेहू, वो चीन आर्मी में जनरल थे। उनको घूसखोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। ट्रायल शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ली शांगफू, वो जिनपिंग की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्हें बीच में ही हटा दिया गया। एक और डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगहे को 2024 में करप्शन के आरोप में पार्टी से निकाला गया था। इन दोनों पर घूस लेने के आरोप थे। उनकी संपत्तियां
जब्त कर ली गई और मई 2026 में उन्हें सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस की सजा मिली, यानी दोनों को फांसी तो नहीं होगी लेकिन उन्हें जीवन भर जेल में रहना होगा। ये कुछ बड़े नाम हैं, पूरी लिस्ट इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है, एंटी करप्शन कैंपेन में जो भी लोग पकड़े गए या पार्टी से निकाले गए उनमें से ज्यादातर वाकई करप्ट थे, लेकिन इसमें एक पैटर्न का खास ध्यान रखा गया था। जिन लोगों पर भी कार्रवाई हुई वे जिनपिंग के विरोधी धड़े के थे। इन लोगों की वफादारी कहीं और थी। इस दौरान ऐसे लोगों को भी निपटाया गया जो आगे चलकर मुसीबत बन सकते थे। इसलिए करप्शन हराओ से ज्यादा वर्चस्व साबित करने का कैंपेन था। जब तक धूल शांत हुई, जिनपिंग का एकाधिकार स्थापित हो चुका था। 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जिनपिंग थॉट को चीन के संविधान में शामिल कर लिया। ये रुतबा उनसे पहले सिर्फ माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग को मिला था, वो भी मृत्यु के बाद। लेकिन जिनपिंग का नाम जीते जी संविधान में दर्ज हो चुका था। फिर मार्च 2018 में चीन की संसद ने राष्ट्रपति पद पर लगी टर्म लिमिट भी हटा दी। 2022 में वो तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी बने और मार्च 2023 में बतौर राष्ट्रपति तीसरा टर्म उन्हें मिल गया। अब वो चाहे तो ताउम्र कुर्सी पर रह सकते हैं। इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के कोर लीडरशिप के सभी मेंबर्स उनके वफादार हैं, कोई उन्हें चुनौती देने की हालत में नहीं है। पार्टी के जो वेटरन लीडर्स हैं उनको एक एक ठिकाने लगाया जा चुका है। जियांग जेमिन की 2022 में मृत्यु हो चुकी है। उसी साल हू जिनताओ को भी पार्टी की बैठक से बाहर निकाल दिया गया था। उनका कहीं अता पता नहीं है। आप कह सकते हैं कि चीन का वर्तमान और भविष्य काफी हद तक जिनपिंग की मुट्ठी में कैद है। ऐसी ताकत चीन के किसी लीडर के पास नहीं थी। माओ और डेंग को भी चुनौती मिलती थी, लेकिन जिनपिंग ने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है, जिनपिंग आखिर चाहते क्या हैं? शी जिनपिंग अक्सर चाइना ड्रीम की बातें करते हैं। उनका लक्ष्य चीन को फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। उन्हें पिछले 200 वर्षों का दाग भी धोना है। इस दौरान ब्रिटेन ने चीन को ओपियम वॉर में हराया, फिर उसने हांगकांग पर कब्जा किया। 20वीं सदी में जापान ने कई वर्षों तक चीन में नरसंहार किया और लूटपाट मचाई। इसके बाद ताइवान उससे अलग हुआ। जिनपिंग ने 2049 की डेडलाइन तय की है। तब तक वो हर कमी पूरी कर लेना चाहते हैं। उनकी हर पॉलिसी के मूल में अमीर और शक्तिशाली चीन है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। 2013 में जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इसका मकसद ग्लोबल सप्लाई चेन को डिटेक्ट करना था। उसको इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन इस प्रोसेस में कई देश उसके डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। इसको लेकर चीन पर बेईमानी के आरोप लगते हैं। जिनपिंग की दूसरी बड़ी पॉलिसी थी मेड इन चाइना 2025। ये प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था। चीन ने एडवांस टेक्नोलॉजी के 10 सेक्टर्स तय किए थे। वो 2025 तक इनमें ग्लोबल लीडर बनना चाहता था। कई सेक्टर्स में वो आगे निकला भी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में वो पहले नंबर पर पहुंच चुका है। सोलर पैनल्स में चीन काफी आगे है। ड्रोन, बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स में भी उसकी तूती बोल रही है। एक समय तक चीन को सस्ते प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री माना जाता था, लेकिन अब वो महंगी और संवेदनशील टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाने लगा है। जिनपिंग का तीसरा सबसे बड़ा सपना ताइवान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई बार कहा है कि ताइवान को चीन से मिलाना उनका ऐतिहासिक लक्ष्य है। इसको बहुत देर तक टाला नहीं जा सकता। चीन लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है। जिनपिंग इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ताइवान पर हमले की स्थिति में उन्हें अमेरिका का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चीन यहीं पर रुकने वाला नहीं है। उसका कम से कम 10 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है और हर विवाद में सैन्य संघर्ष का खतरा है। अगर जिनपिंग ने अपनी जिद पर काबू नहीं रखा तो तबाही होनी तय है। जिनपिंग से पहले के चीनी नेताओं का फोकस काफी हद तक अपने देश की सीमाओं तक था। उनके ग्लोबल एम्बिशंस कम थे, लेकिन जिनपिंग रुकने वालों में से नहीं है। अब एक जरूरी सवाल यहाँ पर आता है, शी जिनपिंग ने जैसे चीन को चलाया, क्या वैसे ही बाकी दुनिया को भी चलाएंगे? उनकी इच्छा तो यही है, लेकिन इतिहास ऐसे नेताओं को उनकी जगह याद दिलाता रहा है। जिनपिंग की शक्ति की सीमाएं हैं। हाल के समय में चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और जनसंख्या घटने लगी है। जिनपिंग ने भले ही पार्टी पर असाधारण पकड़ बना ली है, लेकिन यही उनके पतन का कारण भी बन सकता है। जो नेता खुद को सर्वे सर्वा मान लेते हैं, उनके आसपास हाँ में मिलाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये लोग राजा की खराबियों पर भी तालियां पीटते हैं। वे उसे कभी गलती का एहसास नहीं होने देते। ऐसे में खतरनाक ब्लंडर्स की संभावना बढ़ जाती है। माओ की यही कमजोरी थी। यही कमजोरी जिनपिंग पर भी हावी हो सकती है।